नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास नदी पर बात करने वाले हैं, बराक नदी। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इस नदी की पूरी कहानी बताती है। हाँ, बिल्कुल। ये उत्तर पूर्वी भारत की एक आप कह सकती हैं जीवन रेखा है। सही। तो हमारा इरादा है कि हम समझें कि ये नदी कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है और कैसे ये वहाँ के भूगोल, जीवन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति सब पर असर डालती है। हम्म। तो चलिए इसका सफर शुरू करते हैं। मणिपुर की पहाड़ियों से, है ना, लियाई गांव से। हाँ, बिल्कुल। मणिपुर का जो सेनापति जिला है, वहाँ करीब 2331 मीटर की ऊंचाई पर लियाई गांव के पास से ये निकलती है। अच्छा, काफी ऊंचाई से। हाँ, और फिर वहाँ से ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और फिर असम, इन राज्यों से होकर बहती है। और इसके किनारे पर तो बड़े शहर भी बसे हैं, जैसे सिलचर, करीमगंज। बिल्कुल, ये बहुत अहम शहर हैं उस इलाके के, व्यापारिक केंद्र भी हैं। और फिर असम में बदरपुर के पास कुछ बदलता है क्या? हाँ, वहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। बदरपुर के पास ये नदी दो धाराओं में बट जाती है। दो धाराओं में? हाँ, सुरमा और कुशियारा। और यहीं से ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है, क्योंकि ये दोनों धाराएं फिर बांग्लादेश में चली जाती हैं। अच्छा, बांग्लादेश में? जी, और बांग्लादेश में आगे जाके ये फिर मिल जाती हैं और मेघना नदी का हिस्सा बनकर आखिर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये पूरा सफर कितना लंबा हुआ? कुल लंबाई करीब 900 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में ये लगभग 564 किलोमीटर बहती है। और इसका जो पूरा पानी का इलाका है, मतलब बेसन? वो भी काफी बड़ा है, करीब 52,000 वर्ग किलोमीटर का। वाह वाह। अच्छा, और इस लंबे सफर में अकेली तो नहीं बहती होगी, इसमें और नदियां भी मिलती होंगी? हाँ, बिल्कुल। कई सहायक नदियां हैं। भारत में ही अगर देखें तो बाईं तरफ से मकरू, तुईवई, जिरी जैसी नदियां मिलती हैं और दाईं तरफ से सुनाई, कथखल आ मिलती हैं। और ये एक 12 मासी नदी है, मतलब साल भर पानी रहता है। लेकिन मानसून में तो काफी पानी बढ़ जाता होगा। हाँ, मॉनसून का असर बहुत ज्यादा है। जून से सितंबर के बीच इस पूरे बेसिन में बारिश भी बहुत होती है, सालाना 1500 मिलीमीटर से लेकर 4000 मिलीमीटर तक। 4000 मिलीमीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, इसीलिए ये भारत के सबसे नम नदी बेसिनों में से एक गिना जाता है। और इसी वजह से जाहिर है निचले असम और बांग्लादेश में अक्सर बाढ़ भी आती है। ये तो है। इतनी बारिश और पानी, तो मतलब यहाँ जीवन भी खूब पनपता होगा। मैंने सुना है ये बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत खास है। बिल्कुल सही। ये इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। अच्छा। ये दुनिया के उन खास इलाकों में से है जहाँ बहुत अनोखी प्रजातियां एक साथ रहती हैं, जैसे कि यहाँ गंगा नदी डॉल्फिन मिलती है। अरे वाह, गंगा डॉल्फिन बराक में? हाँ, ये बहुत खास बात है। इसके अलावा कई तरह की कैटफिश हैं, कार्प्स हैं, मीठे पानी के कछुए हैं और नदी के किनारे जो बाढ़ से मैदान बनते हैं या घोखुर झीलें, मतलब नदी के पुराने रास्ते जो झील बन गए। हाँ हाँ, ऑक्सबो लेक्स। हाँ, वो प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत अहम ठिकाने बन जाते हैं। तो ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, ये तो वहाँ के लोगों की जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी होगा। निश्चित रूप से। बराक घाटी की जो जमीन है वो नदी की लाई हुई मिट्टी से बहुत उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी। तो खेती अच्छी होती होगी? हाँ, धान, जूट, गन्ना, इनकी खेती खूब होती है। और सिलचर, करीमगंज जैसे इलाकों में मछली पकड़ना वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और कमाई का एक बड़ा जरिया है। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, ये नदी परिवहन के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये नेशनल वाटरवे 6 का हिस्सा है। लखीपुर से भांगा तक करीब 121 किलोमीटर। मतलब जहाज वगैरह चलते हैं उस पर? हाँ, अंतर्देशीय जलमार्ग के तौर पर। और हाँ, सिलचर जैसे शहरों के लिए पीने के पानी का भी ये एक मुख्य स्रोत है। तो ये नदी सिर्फ पैसा और पानी ही नहीं दे रही, ये तो लोगों की आस्था से भी जुड़ी है। मैंने सुना है कई स्थानीय समुदाय इसे पवित्र मानते हैं। हाँ, ये बात भी है। कई जो स्वदेशी समुदाय हैं उनके लिए ये नदी पूजनीय है। मैतेई संस्कृति हो, दिमासा हो या बंगाली संस्कृति, सब में इस नदी का जिक्र और महत्व है। अच्छा। कई स्थानीय त्योहार, लोक कथाएं, वो सब भी इस नदी से, इसके बदलते मौसमों से जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, ये एक तरह से सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। और ये सांस्कृतिक जुड़ाव तो है ही, पर इसका रणनीतिक महत्व भी कम नहीं लगता, खासकर भारत बांग्लादेश के लिहाज से। बिल्कुल सही कहा आपने। ये नदी सीधे सीधे उत्तर पूर्वी भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है। हाँ। तो जाहिर है सीमा पार पानी के बंटवारे को लेकर
व्यापार को बढ़ाने के लिए, जहाज़ों की आवाजाही के लिए ये बहुत अहम हो जाती है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हाँ, एक्ट ईस्ट, उसके लिए भी ये नदी जरूरी है, क्योंकि ये बेहतर कनेक्टिविटी देती है। और देखिए, विकास की बात करें तो इस पर जलमार्ग बनाने का काम तो चल ही रहा है। और वो तिपाईमुख बांध का भी कुछ जिक्र आता है। हाँ, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो प्रस्तावित है मणिपुर में, तिपाईमुख बांध। कहा जाता है कि ये भारत बांग्लादेश की मिली-जुली परियोजना हो सकती है। अच्छा। मकसद बताया जाता है बाढ़ रोकना और बिजली बनाना, लेकिन इस पर विवाद बहुत है। विवाद किस तरह का? एक तो पर्यावरण पर इसके असर को लेकर चिंताएं हैं, फिर स्थानीय लोगों के विस्थापन का सवाल है, और साथ ही बांग्लादेश को भी ये चिंता है कि अगर ये बांध बन गया तो उनके इलाके में नदी के बहाव पर, पानी की उपलब्धता पर क्या असर पड़ेगा। यानी विकास के साथ ये चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण की बात करें तो और क्या चिंताएं हैं इस नदी को लेकर? चिंताएं तो कई हैं। जैसे जहां से नदी शुरू होती है उन पहाड़ी इलाकों में, यानी ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में जंगलों की कटाई हो रही है। उससे क्या असर पड़ता है? उससे मिट्टी का कटाव बढ़ता है और वो सारी मिट्टी बहकर नीचे आती है, तो निचले असम और बांग्लादेश में बाढ़ और ज्यादा आती है और नदी में गाद भी बहुत जमा हो जाती है। अच्छा, फिर शहरों का जो गंदा पानी है बिना ट्रीटमेंट के, और खेतों से कीटनाशक वगैरह बहकर नदी में मिल रहे हैं, उससे पानी की क्वालिटी खराब हो रही है। प्रदूषण मतलब? हाँ, जल प्रदूषण। और इन सब के ऊपर है जलवायु परिवर्तन का असर। उसका क्या प्रभाव है? उससे मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है, कभी बहुत ज्यादा बारिश, कभी कम। तो नदी का जो बहाव है वो अप्रत्याशित होता जा रहा है, कभी एकदम उफान पर, कभी पानी बहुत कम। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो एक तरफ तो काफी संभावनाएं दिखती हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ व्यापार और परिवहन बढ़ सकता है, साफ ऊर्जा बन सकती है, शायद पर्यटन भी। हाँ, इको टूरिज्म की संभावना है ऊपरी इलाकों में। लेकिन दूसरी तरफ ये सारी चुनौतियां हैं। विकास और पर्यावरण में संतुलन कैसे बने, पानी के बंटवारे पर पड़ोसी देश के साथ कैसे सहमति बने, प्रदूषण को कैसे रोकें, ये सब बड़े सवाल हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के हमने देखा कि बराक नदी सिर्फ एक पानी का बहाव नहीं है। ये भौगोलिक रूप से विशाल है, पारिस्थितिक रूप से बहुत समृद्ध है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक रूप से गहरी जड़ें हैं इसकी, और रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम है। लेकिन साथ ही ये कई जटिल चुनौतियों और अवसरों के एक चौराहे पे खड़ी है। हाँ, और शायद यही हमें आखिर में सोचने पर मजबूर करता है कि बराक जैसी नदी जो दो देशों से होकर बहती है, जो दुनिया के एक अहम जैव विविधता वाले इलाके से गुजरती है, उसके लिए भविष्य में आपसी सहयोग का मॉडल कैसा होना चाहिए। एक ऐसा मॉडल जो आर्थिक फायदों को तो देखे, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा की जो फौरी जरूरत है उसे भी उतनी ही अहमियत दे। सरहदों के आर पार।